बिहार में तो इंशाल्लाह अख्तर उल ईमान साहब हमारे सदर हैं, उनसे हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। वो अख्तर उल ईमान साहब, आफ्ताब साहब पूरा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में। और हम लोग अपनी सीटों पे लड़ेंगे, और खास तौर से जो हमारे टिकट पर जीतकर जो लोग सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है, उनको भी सबक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है सीमांचल की आवाम को। मजलिस से ज्यादा वो सीमांचल की आवाम को धोखा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान आया है। टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में क्या कुछ करना है, इसके लिए बिहार में अख्तर उल ईमान और दीगर लोग हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो लोग जीते थे उन लोगों ने पार्टी से ज्यादा सीमांचल के लोगों के साथ गद्दारी की है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कुछ किया जाए कि बिहार में हम लोग बेहतर कर सके। तब आया है, ये बातें तब निकल कर सामने आया है जब किशनगंज में इस बात का चर्चा काफी ज्यादा है। हमारे चैनल में एमआईएम के कई कद्दावर नेताओं ने बातचीत करते हुए इस बात को तस्लीम किया था कि अगर आपको एमआईएम की राजनीति करनी है तो आप अख्तर उल ईमान को बाईपास करके नहीं कर सकते हैं, आपको अख्तर उल ईमान को नेता मानना पड़ेगा। और इस समय जब इस बात पे चर्चा काफी ज्यादा हो रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का यह बयान अपने आप में मायने रखता है। 2025 का विधानसभा चुनाव अनकरीब, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो एमआईएम के लिए बड़ी बेहतर साबित हुआ था। 5 सीट को जो है मस्जिद जीतने में कामयाब हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि 2020 का विधानसभा चुनाव अलग था, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होंगे वो अलग है। क्योंकि 20 में जब एमआईएम चुनाव लड़ रही थी तो उस समय कई मुद्दे जोरों पर थे। एनआरसी का मामला था, एनआरसी मामले में असदुद्दीन अवैसी का संसद में जो बिल फाड़ने का मामला जोर पकड़ा था। इन तमाम तर चीजों की वजह से मुस्लिम वोटर गोलबंद हुए, जिसका फायदा एमआईएम को मिला। 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं है, एमआईएम का जनाधार काफी घट गया है, ऐसा एमआईएम के विरोधियों का कहना है। लेकिन वही जब एमआईएम के समर्थकों से हम मिलेंगे तो उनका कहना है कि एमआईएम का जलवा आज भी बरकरार है। आपको क्या लगता है कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव सीमांचल में एमआईएम के लिए कैसा कुछ होने जा रहा है? हम आपको यहाँ ये बताते चले कि एमआईएम 2015 में किशनगंज में एंट्री हुई। उस समय पार्टी को काफी संघर्ष करना पड़ा। जब पहले चुनाव में पार्टी विधानसभा चुनाव में आए, कोचाधामन, अमौर, बलरामपुर, बायसी, किशनगंज से पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे। कोचाधामन से अख्तर उल ईमान लड़ रहे थे, किशनगंज से तसीरुद्दीन लड़ रहे थे, दोनों चुनाव हार गए। कोचाधामन में एमआईएम की टिकट से अख्तर उल ईमान लड़ रहे थे, लगभग 10,000 समथिंग वोटों से अख्तर उल ईमान की हार हुई थी। मास्टर मुजाहिद जो है वहां से जीते थे। 2015 विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी आती है और मेहनत करती है, और 2019 में भी जो है लोकसभा चुनाव में जो है अख्तर उल ईमान को हार का सामना करना पड़ता है। 2015 का विधानसभा चुनाव मजलिस हारती है, फिर 2019 का जो है लोकसभा चुनाव हारता है। पार्टी का मनोबल काफी गिरता है। कई लोगों को ये लगता है कि एमआईएम का सीमांचल में कोई जगह नहीं है। आज उस समय के कई ऐसे पोस्ट थे, कई ऐसे जो है तमाम तर चीजें हैं 2019 में जब अख्तर उल ईमान लोकसभा चुनाव हारे थे कि एमआईएम का जो है मजलिस, एमआईएम का जो है किशनगंज में कुछ नहीं होने वाला है, और पार्टी भी निराश और हताश हुई थी। उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं 6 माह बाद, किशनगंज से कमरुल हुदा जब उपचुनाव में आते हैं तो उस समय भी लोग कह रहे थे कि एमआईएम हल्ला करने वाली पार्टी है, वो चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन कमरुल हुदा ने सबको चौंका दिया था, जो कि उस समय के कमरुल हुदा जो कि पहली बार एमआईएम को जीत दिलाया था। आज वो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है। कमरुल हुदा उपचुनाव में आते हैं और किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की जो अम्मी चुनाव के मैदान में होती है, उनको हरा करके जो है मजलिस पार्टी पहली दफा चुनाव का जो मजा है, पहला स्वाद चखने का मौका जो है उपचुनाव में जो है पार्टी को जो है उपचुनाव में जीत हासिल होती है, और पहला जो जीता वो कमरुल हुदा है। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, और विधानसभा चुनाव में पार्टी मेहनत करती है, और जब रिजल्ट आता है तो सबको चौंका देता है। बहादुरगंज से अंजार नेमी, कोचाधामन से इजहार अस्फी, बायसी से रुकनुद्दीन, जोकी से शहनवाज, अमौर से अख्तर उल ईमान, इन लोगों की जीत होती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद उनके 4 विधायक जो है एमआईएम को छोड़कर राजद से जा मिलते हैं। और फिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव आते हैं तो पार्टी की चर्चा काफी जोरों पर रहता है, और कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन 2024 का जो है लोकसभा चुनाव जो है उसमें भी हार हो जाता है। अब 2024 के बाद 2025 का चुनाव है। जिस तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव भी मजलिस हार गई थी, लेकिन 2020 में मजलिस ने धमाकेदार जो है वापसी किया था, तो क्या इस बार भी 2024 जो हार गई है 25 में मजलिस का जो है धमाकेदार वापसी होगी, या इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा?
इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये आने वाले वक्त में तमाम तर चीजों इन सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे। बहादुरगंज सीट को लेकर एमआईएम से हर कोई क्यों चाहता है कि हम बहादुरगंज एमआईएम का टिकट से लड़े, और ये सुरक्षित सीट विधानसभा के लिए क्यों कहा जाता है, और कैंडिडेट प्रत्याशी को क्यों लगता है कि बहादुरगंज का सीट एमआईएम के लिए सुरक्षित सीट है। उसके कुछ कारण है, हालांकि होगा क्या, जनता किस मूड में है, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जब पार्टी आई थी तो उन्होंने तो एमआईएम को 70,000 थोड़ा सा कम ज्यादा वोट मिला था। उसके बाद 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 85,000 समथिंग वोट जो है एमआईएम के कैंडिडेट को मिला जो अभी राजद में है, और 2024 में 63,000 वोट जो है एमआईएम के खाते में आया। और तमाम समीकरण और गणना को अगर आप मिलाएंगे तो ये 63,000 वोट जो है काफी है किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। एमआईएम वाले इसलिए बहादुरगंज को सुरक्षित सीट मानता है कि उनका जो वोट है वो कभी कम नहीं हुआ, कभी 70,000 तो कभी 85,000 तो कभी 63,000 आए। अगर जो सबसे कम आंकड़ा 63,000 का है उसे एमआईएम अपना वोट बैंक मानता है। लेकिन वही राजद कांग्रेस वालों का ये मानना है, तमाम तर जो एमआईएम की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जब लोकल कैंडिडेट होंगे, जब विधायक का चुनाव जो होता है वो लोकल होते हैं, तमाम तर लोग होते हैं। 2020 की जो बात है वो अलग दृष्टिकोण था, लेकिन 2025 का मुद्दा अलग होगा। लोकसभा अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। बहरहाल अभी एक लंबा समय है, जनस्वराज तमाम तर पार्टियां भी अब पैर पसार रहा है, एनडीए की सीट है, तमाम तर चीजें हैं। होगा क्या, ये बातें वक्त की गर्भ में छुपी हुई है। बहरहाल एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कि बिहार में अख्तुल ईमान है, हम लोग देख रहे हैं, मिलकर तय करेंगे कि बिहार में होना क्या है, करना क्या है। कहीं ना कहीं ये बयान ये संदेश देता है कि बिहार में एमआईएम के लिए अख्तुल ईमान काफी मायने रखते हैं, और एमआईएम में अख्तुल ईमान का कद काफी बड़ा है। क्योंकि 2014 से ही कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, उनमें मासूम रेजा तमाम तर लोग थे जिन्होंने एमआईएम से संपर्क सहा। 2015 से मासूम रेजा, अख्तुल ईमान, तमाम तर जो और भी कई लोग थे जो एमआईएम में जुड़े, और बहुत सारे उस समय के ऐसे लोग भी हैं जो उस समय एमआईएम से जुड़े थे लेकिन आज नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमआईएम में 2015 में जुड़े थे, अख्तुल ईमान के साथ जुड़े थे, और आज तक जो है उनके साथ है। मासूम रजा का नाम आया, अगर उनकी हम बात करेंगे तो 2009 से अख्तुल ईमान के साथ हैं, जब अख्तुल ईमान राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हुआ करते हैं। कभी हम आएंगे उनकी जीवनी पर भी, और उनका एमआईएम का जो संपर्क है, जो उन्होंने समय दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। पूरी उनकी जो एमआईएम की और मासूम रेजा का जो गाथा है उसे भी हम आपको सुनाने का काम करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि अगर इस तरह की खबरें और इस तरह की डाटा वर्सेस बातें अगर आपको सही लगता है तो आप हौसला अफजाई करें, खबरों को शेयर करें, और कभी कोताही कहां पर होती है आप हमें दिशा निर्देश करें। आप नंबर चल रहा होगा, उसमें फोन करके, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके आप हमें राय दे सकते हैं। जनहित से जुड़े खबर अगर आपके पास हो, आप विज्ञापन चलाना चाहते हैं तो आप हमें खबर कर सकते हैं। देखिए घंटों आपके मुद्दों पर बात करता था, करता है, करता रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।